ने बोला इन्हें मार तो देना ही है, हमें छोड़ ही नहीं रहे, किसी को भी नहीं छोड़ रहे। वो मिसाइल चल रहे थे, लॉन्चर चल रहे थे, तकरीबन कुछ 30 मिनट तक फायरिंग चलती रही है। मरना तो वैसे भी है, लग गए तो निकल गए तो। 11 मार्च 2025 को बलूचिस्तान के इलाके बोलान पास में कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस ट्रेन पर टेररिस्ट अटैक हुआ। बलूचिस्तान में लोगों की आज़ादी और ख्वाहिशात को दबाने की एक तवील रिवायत है और आज का टेररिस्ट अटैक इसी का नतीजा है। अटैकर्स ने पहले रेलवे ट्रैक को धमाके से उड़ाकर ट्रेन को टनल नंबर 8 के करीब रोका, जिसके बाद उन्होंने इंजन पर फायरिंग करके लोको पायलट को हलाक कर दिया। ट्रेन में 450 से ज़ायद मुसाफिर सवार थे। ट्रेन को बलोच लिबरेशन आर्मी ने हाईजैक कर लिया। BLA ने एक बयान जारी करते हुए हुकूमत पाकिस्तान से गिरफ्तार और लापता बलोच कारकुनों की फौरी रहाई का मुतालबा किया और 48 घंटे का अल्टीमेटम देकर हॉस्टेजेस को कत्ल करने की धमकी दी। हमले के बाद सिक्योरिटी एहलकारों ने जवाबी कार्रवाई की कोशिश की, लेकिन हमला आवरों को रोक ना सके। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला बलूचिस्तान में मकामी आबादी के हुकूक और आज़ादी को दबाने की तवील तारीख का नतीजा बताया जा रहा है। बलोच लिबरेशन आर्मी माजी में भी पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को मुख्तलिफ हमलों में निशाना बनाती रही है, लेकिन हालिया हमला अपनी नौयत के लिहाज से सबसे बड़ा और संगीन वाक़या मालूम हो रहा है। इस हमले ने मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर कई सवालात खड़े कर दिए हैं। बलूचिस्तान का मसला एक बार फिर ग्लोबल अटेंशन का मरकज़ बन चुका है, ख़ास तौर पर हालिया हमले के बाद, जिसने रीजन में जारी कॉन्फ्लिक्ट को मज़ीद नुमाया कर दिया है। बलूचिस्तान की तारीख़ पेचीदा, दर्दनाक और खूनरेज़ जद्दोजहद से भरी हुई है, जो कई दिहाइयों से जारी है। बलोच अवाम तवील अरसे से अपनी अलहदा शनाख्त और ख़ुद मुख्तारी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट आज तक इस मसले का कोई पायदार हल तलाश करने में नाकाम रही है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा होने के बावजूद सबसे कम आबादी वाला इलाका है। ये एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक रीजन है जो ईरान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान वाक़या है। जोग्राफियाई तौर पर निस्बतन अलग थलग होने के बाइस ये हमेशा एक मुनफरिद हैसियत रखता रहा है। बलूचिस्तान की सरजमीन कीमती मादनी वसाइल, गैस और साहिली पट्टी जैसे कुदरती ख़जानों से माला माल है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ के लोग मुआशी बदहाली और हुकूमती अदम तवज्जाही का शिकार हैं, जिसकी वजह से अलहदगी पसंद तहरीकें वक्तन फ़वक्तन सर उठाती रही हैं। जब 1947 में पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क के तौर पर वजूद में आया तो बलूचिस्तान की हैसियत पर तनाज़ा पैदा हुआ। बलोच लीडर्स का कहना था कि इनका इलाका तारीख़ी तौर पर एक अलग शनाख्त रखता है और इनकी लैंग्वेज, कल्चर और ट्रेडिशंस पाकिस्तानी, पंजाबी और अदर नेशनलिटीज़ से मुख्तलिफ हैं। इस बेस पर बलूचिस्तान के कुछ लोगों ने अलहदा मुल्क के क़याम का मुतालबा किया, लेकिन पाकिस्तानी हुकूमत ने इनकी बात ना सुनने के बजाय ताकत का इस्तेमाल किया और फ़ौजी कार्रवाई के ज़रिए बलूचिस्तान को ज़बरदस्ती पाकिस्तान में शामिल कर लिया। बलोचों के लिए ये एक बड़ा धचका था, लेकिन इस सूरत हाल का एक और अहम पहलू बलोच लीडरशिप की अंदरूनी कमज़ोरी भी थी। बलोच लीडरशिप तारीख़ी तौर पर मुख्तलिफ सरदारों के ज़ेर असर रहे हैं, जो एक स्ट्रॉन्ग और यूनिफाइड लीडरशिप तश्कील देने में नाकाम रहे। अंग्रेज़ों के दौर से ही बलोच ट्राइबल सिस्टम इंटरनल डिसएग्रीमेंट्स और डिवीजन्स का शिकार था, और जब आज़ादी के बाद बलोच नेशनलिटीज़ के लिए यूनिटी का टाइम आया तो वो एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशन कायम ना कर सके। नतीजतन वो अपनी जद्दोजहद को मौसर तरीके से मुनज़्ज़म ना कर सके और बिला आखिर पाकिस्तानी स्टेट के दबाव में आकर इसका हिस्सा बन गए। 1950 की दिहाई में पाकिस्तानी हुकूमत ने 1 यूनिट स्कीम का ऐलान किया, जिसके तहत वेस्ट पाकिस्तान को एक स्ट्रॉन्ग यूनिट बनाने के लिए तमाम स्टेट्स को एक एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में शामिल कर दिया गया। इसका मकसद ईस्ट पाकिस्तान, जो कि अब बांग्लादेश है, के इन्फ्लुएंस को कम करना था, लेकिन बलोच अवाम इस फैसले से नाराज़ हो गए क्योंकि इससे पहले जो थोड़ी बहुत खुद मुख्तारी इन्हें हासिल थी वो भी ख़त्म हो गई। बलोच पहले ही ये महसूस कर रहे थे कि हुकूमत इन्हें नज़रअंदाज कर रही है और इस फैसले ने इनके गुस्से को मज़ीद बढ़ा दिया। उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया, जो कई साल तक जारी रहा। 1958 में हुकूमत ने सख्त कार्रवाई करके इस तहरीक को दबा दिया और बलोच मुज़ाहिमत को ख़त्म कर दिया। 1970 में जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत आई तो एक नया आइन बनाया गया, जिसमें बलूचिस्तान को ऑफिशियली तौर पर पाकिस्तान के एक अलहदा सूबे के तौर पर तस्लीम किया गया। इससे ऐसा लगा कि बलोच अवाम के मुतालबात मान लिए गए हैं,
لیکن 1973 میں بھٹو حکومت نے پروویژنل گورنمنٹ آف بلوچستان کو برطرف کر دیا اور الزام لگایا کہ وہاں غیر ملکی طاقتوں خاص طور پر بھارت کی مدد سے ملک دشمن سرگرمیاں ہو رہی ہیں۔ اصل میں حکومت یہ خطرہ مول لینا نہیں چاہتی تھی کہ بنگلہ دیش کی طرح بلوچستان بھی پاکستان سے الگ ہو جائے۔ بلوچ عوام نے اس فیصلے کو اپنے رائٹس پر اٹیک سمجھا اور اگین پروٹیسٹ شروع کر دیا۔ اس بار پروٹیسٹ آرمڈ ریبیلین میں بدل گیا اور بلوچ فائٹرز نے پاکستان آرمی کے خلاف ہتھیار اٹھا لیے۔ یہ جنگ 1973 سے 1977 تک جاری رہی اور حالات اتنے خراب ہو گئے کہ حکومت نے تقریباً 80,000 سولجرز بلوچستان بھیج دیے۔ دوسری طرف 55,000 کے قریب بلوچ فائٹرز بھی لڑائی میں شامل تھے۔ اس جنگ میں ہزاروں افراد ہلاک ہوئے۔ 1977 میں جنرل ضیاء الحق کی فوجی حکومت آئی جس نے بلوچ لیڈرشپ سے مذاکرات کا راستہ اپنایا اور سختی کے بجائے مفاہمت کا راستہ اختیار کیا۔ بلوچ لیڈرشپ کو تسلیم کیا گیا اور ان کی ڈیمانڈز پر غور کیا گیا اور ایک کانٹریکٹ کیا گیا جس سے کچھ عرصے کے لیے امن قائم ہوا، لیکن بلوچستان کا مسئلہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ 1999 میں جنرل پرویز مشرف نے فوجی بغاوت کے ذریعے پاکستان میں اقتدار سنبھال لیا۔ ان کی حکومت بنتے ہی بلوچوں کے ساتھ پرانے کانفلکٹ دوبارہ شروع ہو گئے۔ اس بار سب سے بڑا مسئلہ گوادر پورٹ تھا جو چائنا کی مدد سے تعمیر کیا جا رہا تھا۔ بلوچ عوام کا کہنا تھا کہ یہ پروجیکٹ ان کی زمین پر بنایا جا رہا ہے لیکن اس کا فائدہ انہیں نہیں مل رہا۔ ان کے مطابق تمام منافع، ملازمتیں اور مواقع پنجابیز اور چائنیز کو دیے جا رہے تھے جبکہ مقامی بلوچی عوام کو نظر انداز کیا جا رہا تھا۔ اس ناانصافی کے خلاف 2004 میں ایک نئی بلوچ تحریک کا آغاز ہوا جو 2006 میں شدت اختیار کر گئی جب پاکستان آرمی نے ایک اہم بلوچ لیڈر نواب اکبر بگٹی کو قتل کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد بلوچستان بھر میں ہنگامے، تشدد اور جلاؤ گھیراؤ شروع ہو گیا۔ حالات مزید خراب ہو گئے اور بلوچ عوام میں غصہ مزید بڑھ گیا۔ 2008 میں پرویز مشرف کی حکومت ختم ہو گئی اور آصف علی زرداری کی لیڈرشپ میں ایک نئی سویلین حکومت آئی، لیکن اس سے بلوچ عوام کی ناراضگی کم نہیں ہوئی۔ بلوچستان میں حملے مسلسل بڑھتے گئے۔ 2009 میں تقریباً 800 حملے ہوئے جن میں 400 سے زائد افراد ہلاک ہوئے۔ ان میں سے 90% حملوں کی ذمہ داری بلوچ قوم پرستوں پر ڈالی گئی۔ 2010 میں یہ تعداد مزید بڑھ گئی اور تقریباً 730 حملوں میں 600 سے زیادہ افراد ہلاک ہو گئے۔ پاکستانی حکومت نے ان حملوں کا جواب ہیوی ملٹری آپریشن سے دیا اور بلوچستان میں آپریشن مزید تیز کر دیا گیا۔ 2010 اور 2011 کے بعد جبری گمشدگیوں کے واقعات عام ہو گئے۔ آج بلوچستان کے حق میں بولنے والے ہر شخص کو حکومت دشمن تصور کرتی ہے۔ لوگوں کو رات کے وقت اٹھا لیا جاتا، جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جاتا، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا اور غیر معینہ مدت کے لیے حراست میں رکھا جاتا۔ یہ سب کچھ اتنا عام ہو گیا کہ اب یہ پاکستان میں ایک معمول کی بات سمجھی جانے لگی۔ 15 سال بعد بلوچستان میں حالات مزید خراب ہو چکے تھے۔ بہت سے بلوچوں نے محسوس کیا کہ ان کے مسائل کا حل اب صرف ہتھیار اٹھانے میں ہے۔ پچھلے 2 سے 3 سالوں میں پاکستان میں ٹیررسٹ اٹیک میں نمایاں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ بلوچ نیشنلسٹ گروپ اب نہ صرف پاکستانی سیکیورٹی فورسز کو نشانہ بنا رہے ہیں بلکہ چائنیز سٹیزن پر بھی حملے کر رہے ہیں۔ پہلے سیکیورٹی فورسز ان کے پرائمری ٹارگٹ تھے لیکن اب ان کے حملوں کا دائرہ مزید وسیع ہو چکا ہے۔ اکتوبر 2004 میں پاکستان ریلوے نے کوئٹہ اور پشاور کے درمیان ٹرین سروس دوبارہ شروع کرنے کا اعلان کیا جو تقریباً 1.5 ماہ تک سسپینڈ رہی تھی۔ یہ سروس بحال ہونے کے 1 ماہ بعد ہی کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پر ایک خوفناک خودکش دھماکہ ہوا جس میں 26 افراد جاں بحق ہو گئے۔ یہ واقعہ اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ بلوچستان میں حالات قابو سے باہر ہو رہے ہیں اور شدت پسند گروپس مزید خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ 2025 میں پاک انسٹیٹیوٹ فار پیس اسٹڈیز نے اپنی سالانہ سیکیورٹی رپورٹ جاری کی جس کے مطابق 2024 میں پاکستان میں ٹیررسٹ اٹیک کی تعداد اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ یہ 2014 کے حالات سے یکساں تھی۔ 2014 وہ سال تھا جب پاکستان ٹیررزم کی لپیٹ میں تھا اور ملک تقریباً انتشار کا شکار ہو چکا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 2024 کے دوران بلوچ علیحدگی پسند گروپس جیسے بلوچستان لبریشن آرمی اور بلوچستان لبریشن فرنٹ نے اپنے حملوں میں 119% اضافہ کیا۔ ڈان اخبار کی ایک رپورٹ کے مطابق 2024 میں بلوچستان میں ٹیررزم کے 171 واقعات پیش آئے جن میں زیادہ تر کی ذمہ داری بلوچ ریبل گروپس نے قبول کی۔
इन हमलों ने पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस को शदीद नुकसान पहुंचाया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब तरीन सूबा है। 1970 की दिहाई में मुल्क की मईशत GDP में इसका हिस्सा 4.9% था, जो पहले ही बहुत कम था, लेकिन अब ये मजीद कम होकर 3.7% रह गया है। यहाँ तालीम की शरह सबसे कम है, बच्चों की अमवात की तादाद सबसे ज़्यादा है और बेरोज़गारी भी बाकी मुल्क के मुकाबले में सबसे ज़्यादा है। बलोच अवाम का मानना है कि इनके वसाइल पंजाब और सिंध को दिए जा रहे हैं। 1952 में बलूचिस्तान में कुदरती गैस दरियाफ्त हुई, लेकिन बलोचों को इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं मिला। गैस और दीगर कीमती वसाइल से हासिल होने वाला ज़्यादातर मुनाफा पंजाब और सिंध को चला गया। 1973 के आइन में बलूचिस्तान के लिए 12.5% रॉयल्टी मुनाफे का हिस्सा मुकर्रर किया गया था, लेकिन हकीकत में वो भी इन्हें नहीं मिला। इन नाइंसाफ़ियों की वजह से बलोच अवाम का पाकिस्तानी हुकूमत पर एतमाद कम होता चला गया और आखिरकार उन्होंने बगावत का रास्ता इख्तियार कर लिया। जाफर एक्सप्रेस पर हमला अचानक नहीं हुआ, ये एक तवील जद्दोजहद और एहसास महरूमी का नतीजा है। 1971 में बांग्लादेश की अलहदगी के बाद से पाकिस्तानी हुकूमत बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीक को दबाने की कोशिश कर रही है। 1970 की दिहाई में सख्त कार्रवाई हो या 2000 के बाद के फौजी ऑपरेशंस, हुकूमत ने हर मुमकिन तरीके से बलोचों की आवाज़ को दबाने की कोशिश की ताकि दोबारा बांग्लादेश जैसी सूरत हाल पैदा ना हो। आज बलूचिस्तान सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं, बल्कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का भी एक अहम हिस्सा बन चुका है। चाइना ने यहाँ $65 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की है, क्योंकि बलूचिस्तान चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का एक अहम मरकज़ है। चाइनीज़ प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के कई बड़े प्रोजेक्ट बलूचिस्तान से जुड़े हुए हैं। यहाँ कीमती मादनी वसाइल मौजूद हैं, जैसे रेकॉर्डिक माइन, जहाँ कनाडा की मशहूर कंपनी बैरिक गोल्ड और कॉपर माइनिंग कर रही है। ये दुनिया की सबसे बड़ी गोल्ड और कॉपर माइंस में से एक समझी जाती है। चाइना भी यहाँ मादनियात निकालने में शामिल है, जिससे बलूचिस्तान की अहमियत और बढ़ गई है। लेकिन कई दिहाइयों से जारी बदअमनी और लड़ाई की वजह से तरक्याती मंसूबे मुतासिर हो रहे हैं और पाकिस्तान को अरबों डॉलर का नुकसान हो रहा है। कुदरती वसाइल के अलावा बलूचिस्तान की जुग्राफियाई हैसियत भी बहुत अहम है। इसकी अरेबियन सी के साथ लंबी कोस्ट लाइन है और ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के करीब है, जो दुनिया में ऑयल डिलीवरी के सबसे अहम रास्तों में से एक है। इसी वजह से चाइना ने यहाँ इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। गवादर पोर्ट चाइना के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्रोजेक्ट का हिस्सा है, जो अरेबियन सी में भारत के बढ़ते हुए इन्फ्लुएंस का मुकाबला करने के लिए बनाया जा रहा है। हालिया ट्रेन हाईजैक जैसे बड़े हमले के बाद बलूचिस्तान एक बार फिर आलमी सतह पर ज़ेर बहस आ गया है। पाकिस्तान के लिए मसले को मज़ीद छुपाना मुश्किल हो गया है, लेकिन दूसरी तरफ बलोच अलहदगी पसंद ग्रुप्स के लिए भी मुश्किलात बढ़ गई हैं। पाकिस्तान की फ़ौज और खुफिया एजेंसियां इस तहरीक को मज़ीद दबाने के लिए सख्त इक़दाम करेंगी। इस मामले में कोई ये नहीं देखेगा कि लोग किस मकसद के लिए लड़ रहे हैं, बल्कि ये देखा जाएगा कि वो कैसे लड़ रहे हैं। और जब जद्दोजहद का तरीका गलत हो तो आलमी हमदर्दी भी कम हो जाती है। हमें ये उम्मीद की जानी चाहिए कि ये बहरान किसी बड़े खून खराबे के बगैर ख़त्म हो, ताकि बेगुनाह लोग इसका निशाना ना बने। बलोच अवाम की शनाख्त को तस्लीम किया जाना चाहिए और इन्हें इनके हुकूक दिए जाने चाहिए। जबरी गुमशुदगियों का सिलसिला बंद होना चाहिए और बिला जवाज़ खून बहाने की पॉलिसी तर्क करनी चाहिए। ये हकीकत है कि पाकिस्तान एक ही नस्ल, ज़बान, शनाख्त या मज़हब पर मबनी मुल्क नहीं है, बल्कि ये एक डाइवर्स स्टेट है। अगर हुकूमत पाकिस्तान इस हकीकत को समझ ले और इसके मुताबिक अपनी पॉलिसियों को तब्दील करे तो मुल्क में हकीकी तरक्की आ सकती है। इसलिए उम्मीद है कि इतने बड़े वाक़यात के बाद अकल से काम लिया जाएगा, वरना खूनरेज़ी यूं ही जारी रहेगी और इसका नुकसान सबको होगा। ये वक्त है कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान की आवाम मिल बैठकर मसाइल का हल निकालें, क्योंकि जंग किसी भी फरीक के लिए फ़ायदेमंद नहीं। सवाल ये है, क्या हम माजी की गलतियों को दोहरा रहे हैं या अब कुछ नया सीखने का वक्त आ चुका है? आपकी राय क्या है? क्या बलूचिस्तान का मसला मुज़ाकरात से हल हो सकता है या ये बगावत मज़ीद शिद्दत इख्तियार करेगी? अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर दें। मज़ीद दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। आपके सजेशन और फीडबैक हमारे लिए बेहद अहम है, तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।